वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय मतलब अनुप्रस्थ, दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा की ये अक्षीय स्थिति हो गई और इस पर लंबवर्धक निरक्षीय हो गई। अब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। मान लीजिए सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर ये बिंदु है ए कोई भी, यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी बहुत आसान है। माइनस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे और दोनों का सदिश योग कर देंगे। अब देखिए एक चित्र बनाया है, ध्यान से देखें। माइनस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने E1 मान ली है, इस दिशा में होगी क्योंकि यहाँ रखा हुआ धनावेश इस माइनस आवेश के कारण आकर्षित होगा। प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो प्लस क्यू आवेश जो कि 2 नंबर हमने माना है, इससे यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा E2 इस दिशा में होगी और माइनस के कारण इस दिशा में हो गई। तो E1 इधर हो गया, E2 इधर हो गया। अब देखिए ये चूंकि लंबवर्धक है तो ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया। ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ये भुजा ये L है, ये R है, तो ये भुजा हो गई √r² प्लस L²। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ऐसे ही इसका मान भी √r² प्लस L² हो गया। तो इसके कारण यहाँ E1, इसके कारण यहाँ E2। अब E1 और E2 का परिणामी निकालना है। ये कोण थीटा है, इसके समांतर ये है, काटती है ये, तो ये कोण इसकी थीटा हो गया और इसी तरीके से ये कोण भी थीटा हो गया। जब ये कोण थीटा है तो E1 का थीटा वाली दिशा का घटक E1 cos थीटा और E1 का इसके लंबवत इस दिशा में E1 sin थीटा हो गया। E2 का थीटा वाली दिशा में घटक E2 cos थीटा हो गया और इसके लंबवत E2 sin थीटा हो गया। अब देखिए E1 E2 के मान बराबर होंगे क्योंकि E आवेश Q है और डिस्टेंस √r² प्लस L² है। यहाँ भी आवेश Q है और डिस्टेंस √r² प्लस L² है। तो E का मान हो गया 1/4πε0 K, अगर यहाँ प्राविद्युत माध्यम K भरा हुआ हो। अगर निर्वात अथवा वायु है तो K का मान 1 हो जाएगा। Q/r², मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो गया r² प्लस L²। यानी E1 और E2 के मान बराबर हैं, परिमाण दोनों के समान है। और परिमाण दोनों के समान है, थीटा ऊपर E2 sin थीटा और नीचे E1 sin थीटा, ये बराबर और विपरीत दिशा में हो गए। तो यहाँ इन दोनों का परिणामी 0 हो गया। बचा केवल इधर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, एक ही डायरेक्शन में है, तो परिणामी तीव्रता हो गई। और चूंकि E1 E2 के मान बराबर हैं तो या तो हम कह दीजिए कि इसका 2 गुना या कह दीजिए इसका 2 गुना। तो इस तरीके से E का मान 2 × मॉडुलस ऑफ E1 cos थीटा या मॉडुलस ऑफ E2 cos थीटा। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो बहुत आसान है आगे मान रखना। जरा देखते हैं ध्यान से। जैसे E1 का मान है 1/4πε0 Q/r² प्लस L², प्लस Q के कारण है E2 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। और चूंकि परिमाण दोनों के बराबर हैं और जैसा कि अभी हमने देखा कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुना 1 का होगा, यानी 1/4πε0 ये हो गया Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा। cos थीटा मतलब जैसे ये एंगल थीटा है, cos मतलब आधार बटे कर्ण, आधार L है और कर्ण √L² प्लस r² है। तो 2 × 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² इंटू आधार बटे कर्ण L/√r² प्लस L²। अब बाकी तो कैलकुलेशन है। इसकी पावर 1 है, एक तरह से r² प्लस L² की पावर 1/2 है। दोनों को एक साथ करेंगे तो पावर 1 + ½ यानी कि 3/2 हो जाएगी। 2QL ये P होता है।
वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण। पी की दिशा वही है जो एल की दिशा है, माइनस से प्लस की ओर होती है ये। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान हो गया निरक्षीय स्थिति में। यदि एल इज वेरी वेरी स्मॉल देन आर हो, यानी अधिक दूरियों के लिए, तो एल की उच्च घातों को छोड़ा जा सकता है। एल की उच्च घात छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसको छोड़ देंगे, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर क्यूब आ गया। ये है ई की दिशा पी के विपरीत और समांतर होगी। ई की दिशा, जैसे यहाँ ई की दिशा ये आई है, और इसका मतलब क्या है, पी की दिशा थी माइनस क्यू से प्लस की ओर, ये डायरेक्शन हमारी पी की है, यानी ये डायरेक्शन पी की है, ये डायरेक्शन पी की है, और ई की डायरेक्शन ये आई है, तो इसके बिल्कुल समांतर हो गई और अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। यानी ऐसे समझिए कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर, अक्षीय स्थिति में यहाँ से इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ से समझिए कि ये ऐसे हो गई और यहाँ ऐसे हो गई, जैसे कि चुंबक की बल रेखाएं खींची होंगी। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा अक्षीय स्थिति में यहाँ से इधर हो गई। तो बहुत ध्यान से देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छी तरीके से तैयार कर लें।